डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कल वाले टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के तहत कल हमने चर्चा करी थी कि भारत में ग्रामीण ऋण की क्या स्थिति है। ग्रामीण ऋण के जो मुख्य दो स्रोत हैं, संस्थागत और गैर संस्थागत, उनका किसानों के बीच में कैसा बंटवारा है। उसमें हमने देखा था कि लगभग 58% किसान संस्थागत ऋण से जुड़े हुए हैं और 42% के आसपास किसान हैं वो आज भी गैर संस्थागत यानी साहूकारों, महाजनों, सूदखोर रिश्तेदार जैसे गैर संस्थागत वित्त देने वाले स्रोतों से जुड़े हुए हैं। कल हमने ये भी चर्चा करी थी कि भारत का दुर्भाग्य है कि आज भी हम 73 साल आज़ादी के 73 साल बाद भी किसानों तक संस्थागत ऋण की पहुंच नहीं बना पाए हैं। ये हमारे विकास के मॉडल, सरकार द्वारा किसानों के बारे में अपनाई जा रही नीतियों पर कई तरह के प्रश्न खड़े करता है। आज हम बात करेंगे कि ग्रामीण ऋण की वजह से भारत में किसानों द्वारा आत्महत्याएं की जा रही हैं और पिछले कुछ वर्षों में इन आत्महत्याओं का दौर तेज़ी से बढ़ा है। इनमें तेज़ी आई है। ये सही है कि किसानों द्वारा जो आत्महत्याएं की जाती हैं वो विभिन्न कारणों से की जाती है, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ा कारण ग्रामीण ऋण का न चुका पाना। किसान कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। फलस्वरूप प्रकृति की मार के चलते उनको उत्पादन नहीं मिल पा रहा है, उनकी आय को वो सस्टेन भी नहीं कर पा रहे हैं, वृद्धि तो छोड़िए सस्टेन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए अपने पारिवारिक खर्चे, अपने गृहस्थ जीवन के खर्चे, सामाजिक जिम्मेवारियां और उसके साथ साथ खेती करना बहुत ही मुश्किल भरा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब किसान आ जाता है तो कहीं न कहीं वह आत्महत्या की तरफ उन्मुख होता है, आत्महत्या करने की तरफ प्रेरित होता है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ मैंने दो चित्र लिए हैं। दोनों चित्रों में ये बताया गया है कि भारत में किसानों के आत्महत्या के क्या स्थिति है। जैसे इस पहले चित्र में आप देख रहे होंगे कि जिसमें 2015-16 दो वर्षों में किसानों द्वारा विभिन्न राज्यों में जो सुसाइड किए गए हैं, आत्महत्याएं की गई हैं, उनकी नंबर, उनके फिगर दिए हुए हैं और उसके साथ साथ पिछले वर्ष की तुलना में अगले वर्ष यानी 2015 की तुलना में 2016 में जो सुसाइड कमिट हुए उनका उनमें कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है, ये भी आप इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ मोटे तौर पे पहला स्टेट है पंजाब है, जिसमें 2015 में 124 किसानों ने आत्महत्याएं करी और 2016 में ये आंकड़ा 271 पर पहुँच गया, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 118% की वृद्धि को दर्शाता है। इसी तरह से हरियाणा, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य ऐसे हैं जिनमें सर्वाधिक संख्या में किसानों द्वारा आत्महत्याएं की गई हैं। लेकिन यहाँ एक बात उल्लेखनीय है कि जहाँ फिगर्स की बात आती है, नंबर्स की बात जहाँ पर आती है, तो सबसे अधिक जो सुसाइड कमिट हुए हैं, जो आत्महत्याएं हुई है, वो महाराष्ट्र स्टेट है, जिसमें 2015 में 4291 किसानों द्वारा आत्महत्याएं की गई और वहीं 2016 में यह आंकड़ा 3661, यानी कुछ इसमें -15% की गिरावट आई है। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाराष्ट्र में लगातार देश में किसानों द्वारा आत्महत्या करने का सिलसिला सबसे अधिक बना हुआ है। यहाँ टोटल फिगर दिया है कि जहाँ
2015 में 12,602 किसानों द्वारा आत्महत्याएं की गई थी देश भर इन राज्यों में। वहीं 2016 में ये आंकड़ा कुछ घट करके यानी -9.8% की गिरावट के साथ 11,370 किसानों द्वारा आत्महत्याएं की गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ ये दूसरी तरफ भारत के नक्शे को दिखाया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों द्वारा जो संख्याएं किसानों द्वारा आत्महत्या की गई है उनकी संख्या दर्शाई गई है। इसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें। जब बात आती है किसानों की आत्महत्या को लेकर के जो सांख्यिकीय जानकारी उपलब्ध है, जो रिकॉर्ड में उपलब्ध है, उसके हिसाब से भारत में किसान आत्महत्याएं कुल आत्महत्याओं का 11.2% है। यानी जो देश भर में आत्महत्याएं होती हैं उसमें लगभग 11.2% किसानों द्वारा आत्महत्याएं की जाती हैं। 10 वर्ष की अवधि में यानी 2005 से 2015 तक देश में किसानों की आत्महत्याओं की दर 1.4 और 1.8 प्रति 1 लाख की आबादी के बीच थी। यानी 1 लाख की आबादी में किसानों द्वारा आत्महत्याओं का जो उसकी संख्या है वो 1.4 से 1.8% के बीच रही है। वर्ष 2004 में भारत में सबसे ज़्यादा संख्या में किसानों की आत्महत्याएं देखी गई। इस वर्ष के दौरान 18,241 किसान आत्महत्या कर चुके थे। ये 2004 का फिगर है, क्योंकि उस वर्ष प्रकृति की जो अनिश्चित और अनियमित प्रवृत्ति है, जिसको हम कहते हैं कि वर्षा की अनिश्चितता है, वर्षा की अनियमितता है, उसके चलते किसानों की पैदावार उचित मात्रा में नहीं मिल पाती है। फलस्वरूप वो किसान आत्महत्या के लिए प्रेरित होता है। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एक भारत सरकार का संस्थान है जो देश भर में की जाने वाली आत्महत्याओं के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखता है। इसमें कहा गया है कि 2010 में देश में कुल 1,35,599 आत्महत्याएं की गई, जिसमें से 15,963 किसानों द्वारा आत्महत्याएं की गई थी। यानी 1,35,000 में से लगभग 16,000 किसानों द्वारा आत्महत्याएं किसानों द्वारा की गई थी। 2011 में देश में कुल 1,35,585 आत्महत्याओं के मामले आए थे, जिसमें से किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं की संख्या 14,207 थी। ये भी लगभग वही आंकड़ा बना हुआ है। वर्ष 2012 में कुल आत्महत्या के मामले में 11.2% किसान थे, जिनमें से 1/4 महाराष्ट्र राज्य से थे। जैसा मैंने पहले चर्चा करी कि महाराष्ट्र देश में एक ऐसा राज्य है जहां सर्वाधिक संख्या में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। 2014 में 5,650 किसानों के द्वारा आत्महत्याओं के मामले दर्ज किए गए और इस तरह से आत्महत्याओं का लगातार ये सिलसिला अभी तक भी जारी है। यहाँ हमने एक और चित्र देकर के बताने का प्रयास किया है कि किसान किस तरह से किन किन अवस्थाओं में से होकर गुजरता है और वो आत्महत्या की तरफ उसकी अंतिम परिणति होती है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में फिर हम बात करते हैं कि इसी NCRB की सालाना रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल जो आत्महत्याएं होती हैं उसमें से हर 4 में से एक आत्महत्या करने वाला किसान होता है, और वो किसान कर्ज के बोझ से दबा हुआ होता है, इसलिए उसे आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसी NCRB के अनुसार वर्ष 2019 में 10,281 किसानों और खेतीहर मजदूरों ने जान दी, जबकि 32,559 दिहाड़ी मजदूरों ने इस अवधि में आत्महत्या की। साल 2019 में कुल 1,39,123 लोगों ने पूरे देश में जान दी, जिसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 18,916 आत्महत्याएं की गई। इस तरह से कहने का तात्पर्य कि महाराष्ट्र नंबर 1 पे बना हुआ है। पूरे देश में मौतों को गले लगाने वाले लोगों में
उस वर्ष 7.4% लोग खेती से जुड़े हुए थे। कहने का तात्पर्य ये है कि इस तरह से किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर आत्महत्याएं की जा रही हैं। 2015 में, जैसा 14 तक के आंकड़े हमने पहले लिए, 15 में 8,007 किसानों द्वारा आत्महत्याएं की गई। वहीं जैसा पहले कहा गया कि 2014 में 5,650 किसानों द्वारा आत्महत्याएं की गई। कहने का तात्पर्य कि वर्ष दर वर्ष किसानों द्वारा आत्महत्याओं का सिलसिला बढ़ रहा है, जिस पर सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करके इसका निदान निकालना चाहिए। एक वरिष्ठ कृषि पत्रकार हैं पी साईनाथ, वो कहते हैं कि भारत में पिछले वर्षों में 3,10,000 किसान आत्महत्याएं कर चुके हैं। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें कहा कि खेती का संकट अब राष्ट्रीय संकट है। पिछले 20-25 वर्षों को देखेंगे तो पाएंगे कि खेती किसानों से छीनकर कॉरपोरेट को सौंपी जा रही है। कृषि संकट यही है, यही कृषि संकट है कि खेती किसानों से छीनी जा रही है और कॉरपोरेट हाउसेज को दी जा रही है। यानी किसानों के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए नीतियां नहीं बनाई जा रही हैं, बल्कि कॉरपोरेट सेक्टर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नीतियां बनाई जा रही हैं। और कॉरपोरेट सेक्टर है उन नीतियों को अपने हितों के लिए काम में ले रहा है और किसानों के हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो ये सरकार की नीतियों की विसंगतता है। इसमें किसानों का दोष नहीं है, कॉरपोरेट का दोष भी नहीं है। ये किस सरकार की तरफ से जो नीतियाँ बनाई जाती हैं वो प्रो कॉरपोरेट सेक्टर, यानी कॉरपोरेट सेक्टर को ध्यान में रख करके बनाई जाती हैं। इसलिए इस पर एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं देवेंद्र शर्मा। देवेंद्र शर्मा भारत के जाने माने अर्थशास्त्री हैं, जिनका कृषि क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल है। उनकी किसी भी बात को बहुत ध्यान से सुना जाता है। वो कहते हैं कि कर्ज माफ़ी को कहते हैं कि ज़रूरी बताते हुए कहते हैं कर्ज माफ़ी प्रायश्चित है। जब कॉरपोरेट का कर्ज माफ़ होता है तो कोई हंगामा नहीं होता, इसलिए किसानों के कर्ज माफ़ी पर भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए। सरकार को कर्ज माफ़ी के बाद किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में काम करना होगा। यानी देवेंद्र शर्मा जी कहते हैं कि किसानों की कर्ज माफ़ी होनी चाहिए, उनको सपोर्ट देना चाहिए सरकार को, ताकि वो अपना जीवन बसर अच्छे से कर सके, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके और आत्महत्याओं से बच सकें। वो कहते हैं कि कॉरपोरेट का जब कर्जा माफ़ी होती है तो उस पर कोई हो हंगामा नहीं होता है और किसानों के कर्ज माफ़ी को लेकर के देश भर में तमाम तरह की बातें की जाती हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भी आंकड़े उपलब्ध हैं। उनके अनुसार कृषि क्षेत्र का एनपीए कुल बैंकिंग क्षेत्र के एनपीए का 8.3% है। 2012 में कृषि क्षेत्र के एनपीए में 142.74% की बढ़त हुई। एनपीए को हम कैसे समझेंगे? एनपीए होता है कि कोई शख्स बैंक से लोन लेने के बाद ब्याज और किस्त देना बंद कर दे। ऐसे में बैंक का एक निश्चित समय होता है और उस निश्चित समय के बाद ऐसे लोन को बैंक एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, एनपीए क्या है? एनपीए है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। और यह वो राशि होती है जो किसानों को, या यूँ कहें कि उद्योगों को, और जो भी देश में वित्त लेते हैं उन सबको लोन दिया जाता है। उस लोन की यदि वो भरपाई नहीं करते हैं, उसका ब्याज नहीं चुकाते हैं, उसकी किस्तें देना बंद कर देते हैं, तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद बैंक उसको एनपीए घोषित कर देता है। इस एनपीए में कृषि क्षेत्र का आंकड़ा उपलब्ध है कि कुल एनपीए का 3% हिस्सा है वो कृषि क्षेत्र को का है। यानी कुल एनपीए में 8.3% एनपीए है वो कृषि क्षेत्र का है। 2012 में आंकड़े के अनुसार 142.74 यानी एनपीए जो कृषि क्षेत्र का था उसमें जो वृद्धि हुई वो बहुत ज़्यादा हुई और वो 142% से भी अधिक। ये भी गौर करने वाली बात है। कुल मिलाकर कर्ज माफ़ी से किसानों का संकट होते तो नहीं दिखता है,
लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि किसानों को इस तरह की नीतियाँ बनाई जाएँ ताकि उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिले, उनको सस्ते इनपुट्स मिलें, उनके फसलें ख़राब नहीं हों, उनके लिए सिंचाई की सुविधाएँ सरकार उपलब्ध करवाए। और इस तरह से सरकार को चाहिए कि कर्ज माफ़ी पर उतना ध्यान नहीं देकर किसानों को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे सशक्त किया जाए, इससे संबंधित नीतियों पर अधिक फोकस होना चाहिए। यहाँ लिखा है कि प्रति 1 लाख पर आत्महत्या की दर की यदि बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा 45.5% अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुई है। महाराष्ट्र में 15.4%, पूरे देश की 16% आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 3.9% आत्महत्या का औसत रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं हुई हैं। इस तरह से यहाँ एक बात मैं क्लियर कर दूं, किसानों की आत्महत्याओं के मामले में महाराष्ट्र सबसे अधिक है और कुल आत्महत्याओं में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक आत्महत्याएं की गई हैं। अब हम बात करते हैं किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए सरकार द्वारा जो प्रयास किए गए हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि नियोजन काल के दौरान सरकार द्वारा निरंतर प्रो फार्मर्स नीतियाँ बनाई गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उन नीतियों का फ़ायदा किसानों तक नहीं पहुंच पाया है। और यही कारण है कि आज भी लगभग 80% के आसपास छोटे और सीमांत किसान हैं जिनकी पैदावार एक तरह से ऋणात्मक है। और ऐसी स्थिति में सरकार ने उनके लिए एक ऐसी दीर्घकालिक नीति लेके आनी चाहिए कि वो खेती को एक लाभकारी उपज का और लाभकारी मूल्य का बिजनेस बना सकें, व्यवसाय बना सकें। कहने का तात्पर्य कि सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उन कदमों में यहाँ दिया है कि रिलीफ पैकेज 2006, यानी सरकार समय समय पर किसानों को आर्थिक पैकेज या रिलीफ पैकेज देती रहती है। जहाँ पे रिलीफ पैकेज 2006 दिया गया। महाराष्ट्र मनी लैंडिंग विनियमन अधिनियम 2008 पारित किया गया। कृषि ऋण पर छूट और ऋण राहत योजना 2008 में लागू की गई। महाराष्ट्र सरकार ने 2010 में राहत पैकेज दिया। केरल के किसानों के लिए ऋण राहत आयोग बनाया गया। इसी तरह से आय स्रोत पैकेज विविधता अधिनियम 2013 बनाया गया। मॉनसेटो के रॉयल्टी में 70% की कटौती संबंधी नियम भी लागू किए गए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी अन्य योजनाएं भी लागू की गई हैं। अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना भी शुरू की गई है। इसका उद्देश्य यह था कि छोटे किसानों को 2000 रुपये की सहायता दे करके उन्हें सपोर्ट किया जाए ताकि उन पर जो ग्रामीण ऋणों का भारी बोझ है उस बोझ को कम किया जा सके और उनके जीवन स्तर को भी उच्च उठाया जा सके। यहाँ कुछ सुझाव लिए गए हैं कि सरकार को इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए, यानी किसानों द्वारा जो आत्महत्याएं हो रही हैं इसको रोकने के लिए क्या क्या सुझाव, क्या क्या उपाय करने चाहिए, इस बारे में सुझाव दिए गए हैं। इसमें कुछ सुझाव हैं जैसे सरकार को विशेष कृषि क्षेत्रों की स्थापना करनी चाहिए और ऐसे क्षेत्रों में सिर्फ कृषि गतिविधियों को अनुमति मिलनी चाहिए। किसानों को कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद के लिए आधुनिक कृषि तकनीकी सिखाने के लिए पहल की जानी चाहिए। सिंचाई सुविधाओं का सुधार होना चाहिए, उनका विस्तार होना चाहिए। खराब मौसम की स्थितियों के बारे में किसानों को चेतावनी देनी चाहिए। अभी हाल ही में पिछले महीने राजस्थान और उसके साथ देश भर के अन्य राज्यों में भी टिड्डी दल आया, तो इस तरह के टिड्डी दल आने की सूचना पूर्व में किसानों को नहीं दी गई और इसका परिणाम ये रहा कि बड़े पैमाने पर किसानों की फसलें चौपट हुई। तो सरकार को चाहिए कि इस तरह का एक मैकेनिज्म तैयार करे कि उनको समय पर सूचना दी जा सके ताकि वो एहतियातन उपाय कर सकें। इसके बाद में
सही प्रकार की फसल बीमा योजना की पॉलिसी, फसल बीमा का प्रावधान होना चाहिए, ताकि यदि किसी कारण से फसल खराब हो जाए तो किसान को सपोर्ट किया जा सके। किसानों की आय के वैकल्पिक स्रोतों के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्हें सरकार को चाहिए कि किसानों को खेती से जुड़े हुए, चाहे वो कुक्कुट पालन है, सूअर पालन है या हॉर्टिकल्चर है, इस तरह के जो अलाइड सेक्टर्स हैं उन पे भी उनको शुरू करने के लिए भी किसानों को आर्थिक मदद दी जानी चाहिए, उनको तकनीकी मदद दी जानी चाहिए, ताकि वो कृषि पर ही निर्भर ना रहें, बल्कि कृषि के साथ साथ पशुपालन की गतिविधियों, दूध उत्पादन की गतिविधियाँ, ऊन के उत्पादन की गतिविधियाँ, इनमें सब में वो शामिल रहें, तो उनकी आय में इजाफा होगा और उससे उनकी जीवन और खुशहाल हो सकेगा। निष्कर्ष के तौर पे कहा जा सकता है कि जब भारत सरकार किसानों की आत्महत्याओं के मुद्दे को गंभीरता से लेना शुरू करे, तभी से उनके जीवन में कुछ आशा का संचार हो सकता है। सरकार को चाहिए कि इस तरह की नीतियाँ अपनाए जिससे किसानों को उनकी आय में इजाफा हो सके, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके और किसान खेती करने के लिए उत्साहित हो सके। आज भारत में ये स्थिति है कि लगभग सरकारी रिपोर्ट ही कहती है कि लगभग 77% किसान ऐसा है, छोटा और सीमांत किसान, जो खेती करना ही नहीं चाहता। उनकी आने वाली पीढ़ियाँ खेती को एक व्यवसाय के रूप में अपनाना ही नहीं चाहती हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें चाहिए कि प्रो फार्मर्स नीतियाँ अपनाएं, कॉरपोरेट सेक्टर को ध्यान में रख कर के नीतियाँ नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो आने वाले वर्षों में खाद्यान्न संकट की स्थिति उन्हें खड़ी हो सकती है, क्योंकि हमारी जनसंख्या दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है और बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न की मांग को पूरा करने के लिए ये आवश्यक है कि सरकार समय रहते कृषि क्षेत्र में जो गंभीर संकट है उसको दूर करे। और ये जो ग्रामीण ऋण की जो स्थिति है, इस पर विशेष फोकस करना चाहिए, क्योंकि आज भी देश का लगभग 40% से अधिक, हालांकि रिकॉर्ड तो ये कहता है कि 41.5 यानी 41.5% किसान आज भी गैर संस्थागत स्रोतों से ही ऋण प्राप्त करते हैं। उस ऋण की शर्तें बहुत कठोर होती हैं, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत ऊंचा होता है और सूद और किसानों का उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं। फलस्वरूप किसान आत्महत्या की तरफ प्रेरित होता है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा एक गंभीर चिंता का विषय है। सरकार को इस पर मंथन करना चाहिए और आने वाले वर्षों में जो खेती पर जो संकट आया हुआ है उस संकट को से उबरने के लिए, उस संकट को दूर करने के लिए यथासंभव एक कॉम्प्रिहेंसिव फार्मर्स पॉलिसी लेकर के आनी चाहिए, ताकि ज़मीनी स्तर पर किसानों को फ़ायदा मिल सके। यहाँ हमने आपके असाइनमेंट भी दिए हैं, तो असाइनमेंट आपको करने हैं, जिसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं। पहला है स्टेटस ऑफ रूरल क्रेडिट अमंग फार्मर्स, यानी किसानों के बीच में जो ग्रामीण ऋण है उसकी क्या स्थिति है। यानी ग्रामीण ऋण दो तरह से हम उसको विभाजित करते हैं। एक संस्थागत ऋण होता है, गैर संस्थागत। तो वो किसानों को किस तरह से मिलता है, उसका किसानों के बीच बंटवारा कैसा है। दूसरा, कॉजेज ऑफ सुसाइड इन फार्मर्स इन इंडिया, भारत में किसानों द्वारा आत्महत्या करने के कारण कौन कौन से हैं। तीसरा है कि सरकार किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए कौन कौन सी सरकारी नीतियाँ अभी तक अपनाई हैं। और अंतिम असाइनमेंट है सजेशंस, यानी कौन कौन से सुझाव आप देना चाहेंगे ताकि किसानों में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोका जा सके। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीक में हम अगला टॉपिक लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।